हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्कर्ष ने पहली बार इस तरह का इनोवेशन किया है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू इंग्लिश मीडियम बैच. इट विल बी फुली डेडिकेटेड ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम बैच फॉर द आरएस स्टूडेंट्स. तो इस तरह की कोशिश हमारी है कि हम इसको जल्दी जल्दी स्टार्ट करें. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर लिया है और बहुत सारे अभी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके सामने एक चैलेंजेस है कि जैसे हम इसको स्टार्ट करने वाले थे 6 अप्रैल से, लेकिन कुछ इशू जो स्टूडेंट्स के सामने आ रहा है वो ये कि अभी दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू देयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस. तो अभी वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बिजी हैं, तो वो चाहते हैं कुछ दिन बाद इसको री-लॉन्च किया जाए. तो हम जल्दी इसको फिर से स्टार्ट करेंगे इस बैच को. तो उसके पहले हम एक बात करना चाहते हैं कि इस बैच में हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बैच में हम क्या करने वाले हैं. अब इंग्लिश मीडियम के एक बहुत बड़ा इशू हमेशा रहता है कि इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स के पास मैटर नहीं होता, उनके पास सोर्सेज नहीं होते, टीचर्स की एक्चुअली अवेलेबिलिटी नहीं होती. ठीक है, बुक्स जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में होती है, हिंदी मीडियम में होती हैं, उनको इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है, नोट्स नहीं मिलते उनको. तो ये सारे के सारे जो आपके इशूज़ हैं ना, उनको रिजॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैच. अब इसमें मैं जो पढ़ाने वाला हूं टॉपिक सब्जेक्ट वो है मेरा इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी. तो प्री कम मेंस दोनों में सब्जेक्ट का जो वेटेज रहने वाला है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के बारे में. तो आरएस का आपका इंडियन पॉलिटी का और राजस्थान पॉलिटी का प्री और मेंस दोनों का जो सिलेबस है, सबसे पहले हम बात करें इसमें प्री एग्जामिनेशन के बारे में. तो आरएस का प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, these are the three major phases of RAS examination. अब इसमें आपको प्री में, मेंस और इंटरव्यू में 3 बार आपको आरपीएससी का एक तरह सामना करना है ना. तो प्री में आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं. तो ये वाला जो पेपर है ये एक्चुअली जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, ये जीके एंड जीएस के नाम से पेपर है. ठीक है, इसमें आपके सामने 150 क्वेश्चंस होंगे. उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी में से भी होंगे. तो मैं अभी उसी पे आ रहा हूं. तो टोटल इसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं 150, इन विच इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी विल डील अबाउट 20 to 22 क्वेश्चंस. ये होंगे इंडियन पॉलिटी से एंड राजस्थान पॉलिटी से. ठीक है, सिलेबस पर अभी हम बात करेंगे. पहले मैं क्वेश्चंस का किस तरह से रहने वाला उस पर बात करेंगे. तो इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, अब इसका जो लेवल है वो एक्चुअली अच्छा खासा लेवल आता है. और अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ 2024 का, उस एग्जाम ने ये ट्राई किया कि आरपीएससी इज ट्राइंग टू टच द लेवल एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूपीएससी. तो जिस तरह का लेवल स्टैंडर्ड यूपीएससी का है, ऑलमोस्ट वैसा ही करने की कोशिश कर रहा है आरपीएससी. तो इसलिए केवल सुपरफिशियली पढ़ने से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू स्टडी हार्ड एंड टू वर्क हार्ड. ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी का ये पहले प्री वाला मैटर हम बात करें. फिर हम बात करते हैं मेंस की. अब इसमें मेंस में आपको पता होगा कि इसमें टोटल आपके 4 पेपर्स हैं. तो मेंस का जो पेपर होता है, एक तो ये डिस्क्रिप्टिव है, तो मेंस का पेपर किस तरह का है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है. इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको टोटल 4 पेपर्स देने हैं. ठीक है, अब बोथ द पेपर्स हैव वेटेज ऑफ 200 मार्क्स. तो ये सारे पेपर्स के पास 200 मार्क्स का वेटेज है. तो इस तरह से टोटल बनता है इसमें 800 मार्क्स. ठीक है, अब इसमें इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी वाला जो पार्ट है ना, इट इज इन थर्ड पेपर. तो पेपर थर्ड में ये पॉलिटी वाला पार्ट है. इसमें इंडियन एंड राजस्थान, ये दोनों पॉलिटीज हैं. तो इंडियन पॉलिटी भी है, राजस्थान पॉलिटी भी है. दोनों किसमें, दोनों पेपर थर्ड में. ठीक है, अब इसका जो वेटेज है इन दोनों का, यहां पर ये है 60 मार्क्स का. क्लियर? तो यहां जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 60 मार्क्स का. तो वहां पे आपको फेस करना है प्री में 20 से लेकर 22 क्वेश्चंस एंड मेंस में आने हैं आपके पास टोटल 60 मार्क्स.
अब 60 मार्क्स अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर है, क्योंकि ऑलमोस्ट इस थर्ड पेपर का 1/3 पार्ट है। ठीक है, तो जो आपने प्री में पढ़ा था, जो फैक्ट्स पढ़े थे, उन सबको एनालाइज करना है आपको मेंस में। अब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह की है कि प्री में हमें जो क्वेश्चंस देखने हैं वो एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, A B C D। आपके सामने क्वेश्चन होगा एंड देयर आर 4 ऑप्शंस आल्सो, A B C D। अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको जो सही आंसर है या जो क्लोजेस्ट आंसर है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो आपके पास OMR शीट होगी, OMR शीट के सामने आपको ये आंसर करना है। फिर उसके बाद मेंस में जब आप जाओगे तो मेंस में आपको करना है एनालाइज। आपके सामने क्वेश्चंस होंगे और वो आपको, जैसे आपने यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स दिए हैं, सेम उस पैटर्न पे वो आपको एनालाइज करना होगा। ठीक है, तो एक बार पहले सिलेबस की हम बात करें तो इसमें सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, इस नाम से ये पेपर है प्रीलिम्स का। तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, प्रीलिम्स की। अभी जो प्रीलिम्स वाला पेपर है इसमें एक्चुअली मेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझाऊं कि हम जैसे पेपर का नाम ले रहे हैं इंडियन पॉलिटी। अब एक्चुअली पॉलिटी इज नॉट अ टर्म और नॉट अ फुल वर्ड। ठीक है, ये अपने आप में पूरा वर्ड नहीं है, ये पूरा वर्ड बनता है जब हम डाल दें इसमें कोई स्टेट का नाम, किसी कंट्री का नाम। तो ये पॉलिटी इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। अब एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, आप में से बहुत सारों के पास शायद पॉलिटिकल साइंस होगा ग्रेजुएशन में, तो वो पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ओनली इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी मीन्स जस्ट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस in which we are going to study the Indian constitution, the governance system and the approach and issues before the Indian society and Indian economy and Indian polity। वो हम सारे के सारे मेंस में पढ़ते हैं। हम वहाँ सोशियोलॉजी नहीं पढ़ते, हम वहाँ पर ना पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। उसी तरह से हमें पढ़नी है केवल पॉलिटी, और वो भी कौन सी, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, IGP। फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज IGP, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है टू गवर्न अ कंट्री, टू रन द इश्यूज, टू टैकल द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना है एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल वी विल स्टार्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एवरीथिंग। फिर अब उन्होंने किस तरह से, उनके पास जो है ना वो पावर्स हैं, उन पावर्स का किस तरह से यूज किया जाता है, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। तो यहां पर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन एक्चुअली दोनों का एक साथ होने वाला है। तो प्री में और मेंस में एक्चुअली तैयारी ना तो अकेले प्री की होती ना अकेले मेंस की होती, दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। अब एक साथ चल के ना चलना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने प्री में जो फैक्ट्स पढ़े हैं ना, एक्चुअली उनको एनालाइज करना है कहां पर, मेंस में जाकर के, और फिर उसको एक तरह से हम बात करें, उसका रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसका लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको समझना है जाके इंटरव्यू के लिए। तो इन तीनों की प्रिपरेशन एक साथ होने वाली है। तो ये जो आपका बैच है ये प्री, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों की चीजों के साथ लेके चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपसे जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो प्री का मैटर हो गया। ठीक है, अब उन पावर्स को एनालाइज करना है, यानी उन पावर्स को एक तरह से हम बात करें कंपेयर करना है विद द पावर्स ऑफ गवर्नर, ये मेंस का मैटर हो गया। लेकिन वही मैं दूसरी बात करूं कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द प्रेसिडेंट एंड व्हाट आर द इश्यूज बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये सब मैटर हो गया किसका, मेंस का, और साथ में इंटरव्यू का भी। अब आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट का और इंडियन प्रेसिडेंट की पावर्स को कंपैरिजन करना है, ये आपका इंटरव्यू का मैटर हो सकता है। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट जो है और प्राइम मिनिस्टर दोनों की पावर को कंपेयर करना है, ये आपके इंटरव्यू और मेंस का मैटर हो सकता है। तो एक्चुअली एक साथ लेकर के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हमें आगे बढ़ना है ना। अब इसमें ये जैसे अभी हमने देखा कि इसमें सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और इसका कुछ फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स हैं। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
जो बनी थी 1946 में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ साथ हमें पढ़ना पड़ता है उसके बेसिक फीचर्स, उसके साथ साथ उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सीधा सा मतलब है कि फ्रॉम द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे के सारे देखने पड़ते हैं। तो उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का ये वाला जो है ना मैटर क्लियर होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी, उसमें कौन कौन मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे, एंड हाउ दे ड्राफ्टेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं उसमें कौन से अमेंडमेंट की क्या कंडीशंस थी, और फिर उनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से ऑल्टर किया गया। प्रीएम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हो गया। फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में, देन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पार्ट 5, ठीक है। फिर ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू, ये सारा आ जाता है पार्ट 5 में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में ये सारा है। और इधर ये वाला जो है ये पार्ट है 3 and 4 एंड पार्ट 4A, ठीक है। फिर ये हमने पढ़ा पार्ट 5 में। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कैग बोलते हैं, नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये जो सारे के सारे हैं ये एक्चुअली हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल organizations. Any organization which has been mentioned in any article of the constitution shall be constitutional organization, and the other organizations which have been not insisted in any article which will be extra constitutional organizations, ठीक है। तो ये इनका डिवीजन होता है। अब इसमें जैसे ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये आर्टिकल 3 to 4 में, CAG आर्टिकल 148 में, नीति आयोग ये आर्टिकल में नहीं है, इट इज अ पार्लियामेंट्री एक्ट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑल दीज कमीशंस आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर ये इश्यूज हैं, तो ये वाला जो मैटर है ना, ये है इश्यूज। इसमें फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक पार्टीज इन इंडिया, कोलिशन गवर्नमेंट्स एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमारा मैटर था किसका, इंडियन पॉलिटी का। और ये वाला है राजस्थान पॉलिटी, स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे वहां पर था पार्ट 5, यहां पर है पार्ट 6। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये है पार्ट 9 में। अब इसमें देखिए, देयर आर 3 tier governance in India. First is union government, second is state government, and third is local government. अब ये 3 है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर आ गया, हाई कोर्ट आ गया, चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, काउंसिल्स हैं। और लोकल गवर्नमेंट्स में 2 हैं। फर्स्ट इज रूरल गवर्नमेंट विच इज पंचायती राज, एंड सेकंड इज अर्बन गवर्नमेंट विच इज म्युनिसिपैलिटी। तो पंचायती राज रूरल गवर्नमेंट होती है एंड म्युनिसिपैलिटी अर्बन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 गवर्नेंस है। और आपके ये जो पूरा सिलेबस है इसमें यूनियन जो है ना वो तो इंडियन पॉलिटी में दे दिया, और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट दोनों दे दिए किसमें, ये राजस्थान पॉलिटी में। उसके पीछे रीजन क्या है कि लोकल गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। हम पढ़ेंगे इसको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सम शेड्यूल्स एंड देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच the 7th schedule deals with the administrative subjects which has been divided into center, state and both. अब इसमें जो यूनियन लिस्ट है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट
all the subjects of union list have been administered and ruled by the union government. The subject of state list have been ruled and governed by the state government or the state legislative assembly. And third, concurrent list. तो यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट के पास, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट एडमिनिस्टर्स बाय बोथ द गवर्नमेंट, यूनियन एंड सेंटर स्टेट गवर्नमेंट. अब जो लोकल गवर्नमेंट है इनके लिए शेड्यूल 11 और 12 है. तो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के सब्जेक्ट दिए गए, और जो लोकल गवर्नमेंट का मैटर है एक्चुअली वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है. तो इसीलिए इसको किसमें डाल दिया, स्टेट उसमें पॉलिटी में. ठीक है. फिर ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी सेम वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो वहां में इंडियन पॉलिटी में पढ़ने, इधर हमें स्टेट पॉलिटी में पढ़ने. फिर एक ये पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर. ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये एक्चुअली पब्लिक एड में भी हैं. तो अब क्योंकि इनको बेटर डील कर सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, ये टॉपिक्स हैं, इसलिए इनको हम वहां पे जाके पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये आपका सिलेबस हुआ प्री वाला. अब है सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी का मेंस वाला सब्जेक्ट. तो मेंस में जैसे आप जानते हो कि टोटल इसमें करीब 60 to 65 मार्क्स का मैटर आपका इंडियन पॉलिटी का आएगा. ठीक है. अब उसमें इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी दोनों है. ये जो पेपर होगा ये एनालिटिकल होगा, इन विच यू हैव टू डिस्क्राइब द आंसर इन योर ओन वर्ड्स. अब इसमें है तो सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस वही है जो प्री का है, कुछ इसमें पॉइंट्स और ऐड हो गए, लेकिन अब ये इशू बेस्ड हो गया. जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रेमिंग, फीचर्स, अमेंडमेंट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका एक पार्ट हो गया. केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आया था 1973 में. ये बहुत फेमस एक केस है. तो ये केशवानंद भारती जो है वो केरला में एक मठ था, मोनेस्ट्री थी, उसके चीफ थे. तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनकी उस मोनेस्ट्री को एक्वायर कर लिया. इसके खिलाफ केशवानंद भारती जो केरला हाई कोर्ट है एर्नाकुलम में, वहां पे गए. तो फाइनली वहां से वो जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट ने नहीं दिया. इसमें हम पढ़ेंगे इस बात को कि एक्चुअली द हाई कोर्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्सप्लेन और इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. द अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली हैज द सुप्रीम कोर्ट. तो इसलिए वो केस फॉरवर्ड हुआ और वो पहुंचा कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के पास. तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस SM सीकरी उस समय CJI थे. तो उनके सामने 24 अप्रैल 1973 को फाइनली इसका जजमेंट आया. अब तक इंडिया के सबसे बड़ी बेंच विच हैज 13 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब तक का सबसे लंबा जजमेंट वो इसमें केशवानंद भारती केस में आया. एंड फाइनली द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें यह भी हम जानते हैं कि द पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एनी पॉलिटिकल अमेंडमेंट or any alteration in the constitution which has been done by the parliament. तो पार्लियामेंट कर तो सकती है, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का एक अथॉरिटी है. तो बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें उसने बताई कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको कि द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर. ये बेसिक स्ट्रक्चर है. आइडियोलॉजिकल कंटेंट, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज. अब आपने ये तो पढ़ा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में जो इश्यूज आते हैं, जैसे आपने करंट में कोई भी टॉपिक पढ़ा, अब जैसे वक्फ बिल का अभी मामला चल रहा है, तो उसमें आपने अगर पढ़ा हो तो कुछ लोगों ने उसमें अपना स्पीचेस दिए थे, उसमें उन्होंने आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 26 का, आर्टिकल 29 का और आर्टिकल 30 का, इनका उसमें उन्होंने बात की थी कि इनका इसमें मैटर है. किसी ने बोला कि इनका वायलेशन हो रहा है, किसी ने बोला कि ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं. ये अपना अपना सबका अपना स्पीच था. अब हमारा जो एनालिटिकल अप्रोच है वो क्या है, हमें ये डिसाइड करना है कि एक्चुअली वक्फ बिल किस तरह से इसको जो है वो डील कर रहा है. आर्टिकल 14 में ऐसे कौन से इश्यूज हैं
जो वक्फ बिल को लेकर हैं। आर्टिकल 25 में रिलीजियस फ्रीडम के बारे में क्या कहा गया है, आर्टिकल 26 में कहा गया 29, 30 माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर किस तरह से वो प्रोवोकेटिव होते हैं, किस तरह से वो सेफगार्ड्स देते हैं, ये सब एक्चुअली इस एनालिटिकल वाले पेपर का है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे आप पढ़ेंगे आगे इसमें है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म से फाइनली क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, ये एक हमारा इशू हो गया। ठीक है, राजस्थान में मान लीजिए सेकंड अगर हाउस की बात करें, वी हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेशन दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर दो हाउसेज हों यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, तो सिचुएशन में ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ सेकंड हाउस इन राजस्थान एज वी ऑलरेडी हैव राज्यसभा इन द सेंटर। तो ये इस तरह के इश्यूज एक्चुअली इसमें मेंस वाले पेपर में आपके सामने होते हैं। तो इसमें आइडियोलॉजिकल कंटेंट ये इसमें दिखाया गया। अब इसमें प्रीएम्बल हमने प्री में भी पढ़ा, प्रीएम्बल हमने मेंस में भी पढ़ा, लेकिन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर प्रीएम्बल के इश्यूज हैं। Why the Supreme Court has not considered the preamble as part of the Constitution, and while later he considered or propounded that preamble shall be the part of the Constitution, तो ये सब कुछ क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था। यहां भी केशवानंद भारती वाला केस आएगा। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ये वही पार्ट 3, 4 एंड 4A है। ठीक है, फिर ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये वही पार्ट 5 है। इसमें प्रेसिडेंट आ जाएंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा तीनों होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, इसमें फेडरलिज्म आ गया। व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे शायद आप, तो उसमें एक टर्म आता है व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, या ये जो टॉपिक है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है। तो सेंटर स्टेट के रिलेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, कुछ एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी होते हैं, जुडिशियल रिलेशंस भी होते हैं। तो वो जो रिलेशंस हैं उसमें दोनों के बीच में कॉपरेशन किस तरह से बैठे, दैट इज फेडरलिज्म। सेंटर स्टेट रिलेशंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी हम बात कर रहे थे। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, तो जुडिशरी के पास एक अथॉरिटी है। जुडिशरी एक्चुअली क्या है, जुडिशरी जो है वो हमारे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, तो डेमोक्रेसी की सेफ्टी के लिए, एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास जुडिशरी है। तो वहां जुडिशियल एक्टिविज्म ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर और कैन टेक और एक्सेप्ट द PIL। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क 3, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, UPSC, नीति आयोग, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, NHRC, ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं दोनों तरह की। फिर इसमें पॉलिटिकल डायनामिक्स, रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास एंड एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, political parties and electoral behavior, civil society, political movement, issues related to national integrity and security, and potential areas of socio-political conflicts। ये सारा का सारा वही issue based है। तो ये सारे issue based questions हैं। अभी वक्फ बिल की मान लीजिए बात करें, क्योंकि इसमें आया रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों लेकर के आई, क्या इंडियन गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो किसी भी रिलीजन के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर सकता है या नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ती हैं, जैसे कि वी आर एक्चुअली अ सेक्युलर गवर्नमेंट, वी आर सेक्युलर एंड सेक्युलर मीन्स रिस्पेक्ट एंड इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द रिलीजन्स एंड एथनिक ग्रुप्स, बट इट डज नॉट मीन्स डिसरिस्पेक्ट टू एनी रिलीजन। लेकिन the government can interfere in the internal matters of the religion also if they found that the religious practice has been violating the fundamental rights or human rights of the followers। वहां वो कर सकती है। अब वहां पर वक्फ बिल की वजह से, अगर ओल्ड वक्फ बिल की वजह से अगर किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, देन द सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट इज फ्री टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर। नहीं कर रहा है तो नहीं कर सकती वो। तो ये एक्चुअली आपको वो थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज करना पड़ता है। आपको ये किस तरह से ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस क्वेश्चन के या इस मैटर को इस तरह से मैं फ्रेम कर सकूं। ये यहां पर हमारा यहां पर वो रोल होगा
जिसमें हम आपको पहले बेसिक बातें बताएं, फिर किस तरह से आप इस करंट अफेयर वाले मैटर्स से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर वही इंडियन पॉलिटी के बाद अब पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसमें स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान, पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल डेमोग्राफी, डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन राजस्थान, पंचायती राज एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये तो थर्ड वाला है ही, पंचायती राज और अर्बन वाला। इसमें एक है डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन राजस्थान। राजस्थान में 1952 में पहले स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए और वहां से लेकर के दिसंबर 23 तक ये लास्ट इलेक्शंस हुए। तो वो किस तरह से इलेक्शंस हुए, कौन कौन पार्टी उसमें थी, उसमें असेंबलीज में टोटल कितने मेंबर्स थे, फिर किस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, क्यों फिर ऐसा हुआ कि गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया, 4 वो कौन सी कंडीशंस आई जिनकी वजह से प्रेसिडेंट रूल राजस्थान में डिक्लेयर हुआ, वो सब कुछ यहां इसका मैटर है। कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, वेरियस मीन्स ऑफ लिमिटेशंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने वाले हो, आप एक अथॉरिटी बनने वाले हो, तो आपके ऊपर किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, कौन कौन कर सकता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और ये जो है ना एग्जीक्यूटिव, ये किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब कुछ पढ़ना है किसमें, राजस्थान पॉलिटी के इस वाले चैप्टर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इन राजस्थान, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट एंड चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स इसमें ऐसे हैं जो आपके यहां पब्लिक एड के साथ भी हैं। ठीक है, तो इस जगह पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजस्थान पॉलिटी दोनों का मिक्सअप हो रहा है, तो वो दोनों को यहां पे हमें साथ पढ़ना है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अब आपको कलेक्टर बनना है, एसडीएम बनना है, आरपीएस बनना है, तो वहां आपके सबके रूल्स क्या होंगे, ये पहले से इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब डिविजनल एंड तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका वाला रोल हो गया। फिर ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी यहां पर पब्लिक एड का ही पार्ट है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, लोकायुक्त, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और यहां पर आपके 2 एक्ट्स हैं, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 एंड राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। ये 2 हैं लीगल राइट्स। तो राजस्थान वालों के पास ये 2 लीगल राइट्स हैं, राजस्थान डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 एंड राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा सिलेबस, जिसको हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे जल्दी। थैंक यू, बाय।